चलो सुनो, इसका चार्जिंग से कौन सा, सेक्शन 28, सेक्शन 28 बराबर। इसमें वो क्या बोलते हैं कि सर कोई भी प्रॉफिट और गेन जो आपने अराइज कराए फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है, टैक्सेबल। क्या होता है, टैक्सेबल। दूसरा कौन सा, अगर आपको क्या मिल रहा है, कोई भी कंपेंस, क्या मिल रहा है, कोई भी कंपेंसेशन ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी, ड्यू टू बिजनेस। जैसे मैंने किसके साथ कोई पार्टनरशिप किया बराबर, और वहां पे क्या लिखा कि भाई एक काम कर, अगर ये पार्टनरशिप 5 साल के अंदर अपने को तोड़ना नहीं है, अगर कोई तोड़ेगा तो दूसरे बल्ले बंदे को क्या देगा, 5 लाख रुपए। कितना देगा, 5 लाख। तो सपोज उसने किसी ने ब्रीच कर दिया, तो वो केस में सामने वाले को अपन 5 लाख देंगे। ये मैं क्यों दे रहा हूं, ड्यू टू बिजनेस अग्रीमेंट, यस और नो। तो उसके लिए कौन साइड में आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड। फिर ये कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, ये अपने पढ़ा था, बट इतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बराबर। आगे आते हैं सर, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो आपके लिए, एनी अमाउंट रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा था कि सर याद रखना, अगर मैं एज अ कंपनी, मैं ऐसे बंदे का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया है जो बंदा मेरा क्या है, एम्प्लॉय, मेरा क्या है, तो उसका जो पॉलिसी का पैसा आएगा वो कंपनी के कौन से हेड में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड। बिकॉज वो मेरा क्या है, एम्प्लॉय, क्या मेरा। बट अगर ऐसे बंदे का मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, यानी वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कंपनी के कौन साइड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स। अपन ने बाबा रामदेव का एग्जांपल लिया था, यस और नो। तो बाबा रामदेव का जो पैसा आएगा वो कहां पे जाएगा, अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर मैं किसी दूसरे बंदे का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसका और कंपनी का कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, उसका पैसा कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू, किसके लिए, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट किसमें हुआ है, कैपिटल असेट, किसमें हो, कैपिटल। एक बिल्डर का एक बिल्डिंग, बिल्डर का एक फ्लैट था, जो उसने क्या किया, अपना ऑफिस, क्या बना अपना। तो यही समझो बिल्डर ने अपने आप को फ्लैट बेच दिया बराबर, यानी कि जब जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस, क्या होगा आपका। नहीं समझ, ये समझो बिल्डर ने अपने आप को बेच दिया, और जो एफएमवी रहेगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेल्स प्राइस। और वही ऑफिस का क्या बन जाएगा, कॉस्ट, क्या बन जाएगा, कॉस्ट। आर क्लियर नॉट। उसके बाद में एनी गिफ्ट बेनिफिट परक्यूजिट्स अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशंस वेदर इट्स कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इन कैश और काइंड, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, कोई भी अमाउंट आपने दिया है वेदर इन कैश और इन काइंड, तो वो अमाउंट टैक्सेबल कहां पे होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, ड्यू टू बिजनेस एंड, अपन ने अपनी लैंग्वेज में पढ़ा था कि सर अगर आप फेस देख के गिफ्ट देते, वो कहां पे आता है, आईएफएस, कहां पे आता है, तोबड़ा देख के वो कहां पे आता है, आईएफएस। बट काम देख के दोगे वो कहां पे आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। आर क्लियर नॉट। एनी इंटरेस्ट, ये पढ़ा है, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या पे कर रही है, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, तो वो टैक्सेबिलिटी हमेशा बेटा कहां पे आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। भले ही वो सैलरी लिखा है, इसका ये नहीं कि सैलरी लिखा मतलब सैलरी हेड में आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको देखना उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है या नहीं, आगे क्लियर नॉट। जैसे एक और सैलरी आता है, सैलरी और टू एमपी और एमएलए, एमपी और वो कहां पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, समझे ये। तो ये दो चीज ध्यान रखना, वो सैलरी हेड में कभी आएगा नहीं। फिर आते हैं रिसीव नॉन कॉम्पीट फीस, कॉम्पिटिशन नहीं करने का पैसा। मैंने किसी को बोल दिया कि भाई मेरा बिजनेस है तो यहां से हटा दे, आई विल पे यू 50 लाख, आई विल पे यू 50 लाख। तो 50 लाख उसके कौन से में जाएगा सर, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड। और एक चीज और ध्यान रखना, नॉन कॉम्पीट फीस को हम लोग क्या बोलते हैं, 194J में टीडीएस करता है, प्रोफेशनल फीस, याद रखना, ठीक है। वहां पे पढ़ा हुआ अपन ने, अभी के लिए 30,000 से ऊपर रहेगा तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, यस और नो। ये चीजें लिंक करोगे बहुत अच्छा होगा, यस और नो। चलो, उसके बाद में सेल प्रोसीड, अभी तो आपको 35 मालूम ही रहेगा। तो 35 स्पेशल बिजनेस, अगर मैंने सेल्स किसको, आउटसाइडर, किसको क्या अपन है, आउटसाइडर, तो जितना पैसा आएगा दैट विल टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। आर वी क्लियर नॉट, यस सर। चलिए, उसके बाद में कुछ चीजें की फॉलोइंग इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल इन बिजनेस सेट, पहला कौन सा, रेंटल इनकम इन केस ऑफ डीलर प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बिल्डर है, बिल्डर ने अपना फ्लैट क्या दिया, भाड़े पे क्या दिया है, तो बेटा उसको जो भाड़े से जो रेंट आएगा वो रेंट हमेशा कौन से में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम। यस, हाँ, मेरा मेन धंधा, इफ मैं अगर होटल चला रहा हूं ना, तो होटल का रेंट कहां पे आएगा, बिजनेस प्रोफेशन बराबर। बट अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, बेटा प्रॉपर्टी में डील करना मतलब भाड़े पे देना कि बेचना है,
फिर आपने भाड़े पे दिया है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिविडेंड ऑन शेयर्स इन केस ऑफ डीलर इन से, ये तो बेटा आपने बहुत बार एग्जांपल लिया था। डिविडेंड आंख बंद करके कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम, कितना भी घुमा दे भाई उसका धंधा है वो ये करता है, अपने को घूमना नहीं है, कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम। उसके बाद में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये भी बेटा मैं सुबह सुबह लॉटरी खेलता हूँ, शाम को खेलता हूँ, दोपहर खेलता हूँ, बराबर हर 365 डेज में 1900 बार में लॉटरी खेला हूं, मेरा काम ही वो है, तो भी कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, मेरा धंधा ही लॉटरी खेलना, तो भी कहां पे आएगा, मैं लॉटरी बेचता हूं, कहां पे आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई समझाइए, लॉटरी खेलना लॉटरी बेचना दोनों फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं बेटा जो लॉटरी बेच रहा वो कहां पे आएगा, बिजनेस, वो ऐसा नहीं कि वो डाल दो बड़ा आदर्श, आंख बंद करना पर ध्यान से करना, ठीक है, यस और नो। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपेंसेशन एनहांस कमीशन, कहां पे आएगा, टैक्स इनकम, इनकम फ्रॉम अदर्स, सीधा। और याद रखना आईएफओएस के अंदर ये क्या होता है मालूम है, इंटरेस्ट पहला टैक्सेबल ऑन रिसीव, ऑन जब मिलेगा तो टैक्सेबल 50% डिडक्शन मिलेगा, और बाकी खर्चा लेस करने को मिलेगा नहीं। आर वी क्लियर नॉट। चलिए, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होते हैं, ऐसे बिजनेस जो विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिले, विदाउट टेकिंग एक्चुअल, अगर मैंने कोई बिजनेस बेटा रन कर रहा है जिसमें डिले, जैसे मैंने शेयर्स परचेज किया, बड़ा T+1 T+2 काम करता है, आज अगर आप ऑर्डर दोगे शेयर्स का तो 2 दिन बाद में आपका अकाउंट में आएगा, तो अगर इसके पहले ही मैंने वो शेयर्स को बेच के कमा लिया है, वो क्या होता है, इंट्राडे, क्या होता है, एंड इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव, तो वो भी बिजनेस आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट बेटा स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी जो इनकम आएगा ना, या लॉस आ गया, तो भी आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में कंप्यूट करना पड़ेगा। अभी क्लियर नॉट, यस और, बट ये जो कुछ नाम है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होते, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस लॉस, बराबर। चलिए, इसके बारे में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैंने आपको कुछ याद आया, कुछ कंप्यूटेशन 60,000 रुपया हाउस प्रॉपर्टी बराबर 50,000 मिला था, ठीक, याद है कुछ, मैं थोड़ा याद रखता हूं, ठीक है। 145A मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ, मां कैसे बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये है बहुत सिंपल। अभी देखो अपने पास अकाउंटिंग की 2 मेथड, एक कौन सा है, मर्केंटाइल या अक्रूवल, बराबर, दूसरा कौन सा आपका कैश है। तो मर्केंटाइल या अक्रूवल बेसिस कौन फॉलो करेगा, 2 हेड, पहला बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा कौन सा आपका इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम, ये 2 ऐसे हेड है जो ये फॉलो करेंगे, बाकी बेटा उनको कंपल्सरी कौन सा फॉलो करना है, मर्केंटाइल मेथड, मर्केंटाइल, यस और नो, समझा। और अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन ने कैश फॉलो किया, मतलब वो जितना खर्चा ये साल में पेमेंट करेगा ना पूरा अलाउड है, भले वो 3 साल का साथ में क्यों नहीं, यस और नो, आर वी क्लियर नॉट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ मर्केंटाइल है तो आपको 12 महीने का ही खर्चा लिखना, आर वी क्लियर नॉट, यस सर। चलिए, सेक्शन 21 क्या बोलता है, अपन को कुछ नहीं आता है, सेक्शन 30 से 43D के हिसाब से जो कुछ बोलेगा अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यस और नो। सेक्शन 30 बेटा क्या बोलता है, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, इंश्योरेंस फॉर, वो क्या बोलता है सर, अगर असेसी खुद बिल्डिंग का मालिक है तो उसको रेंट का खर्चा मिलेगा नहीं, भाड़े पे है तो खर्चा अलाउड है, यस और नो। उसके बाद में रेट्स, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, रिपेयर, ये तीनों खर्चे अलाउड है, बराबर। बट हाँ अगर ये थिंग्स कम्स अबाउट कैपिटल रिपेयर, कौन सा रिपेयर बेटा, तो उन्होंने उसके लिए क्या बोला है कि सर कैपिटल रिपेयर आपको डिडक्शन मिलता नहीं है, हाँ उसके ऊपर यू कैन क्लेम डेप्रीशिएशन, आप क्लेम कर सकते हो, आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो, बट आपको बाकी डिडक्शन मिलेगा नहीं, आई क्लियर नॉट, यस और नो। चलिए, सेम लाइक सेक्शन 31 सब कुछ सेम है, खाली उसका हेडिंग चेंज है, बराबर, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर, आई क्लियर नॉट। इसके अंदर बेटा बहुत कुछ चीजें अपने पड़ी हुई है, एक्सपेंस, और ये पूरे बिजनेस हेड के लिए एप्लीकेबल, अगर एक्सपेंस बिजनेस का है तो आप बिजनेस में लिख सकते हो, बिजनेस का नहीं है तो आपको बिजनेस में लिखने का अधिकार नहीं है। सेकंड कौन सा, अगर आपने क्या कर दिया है, कैपिटल खर्चा, क्या किया आपने, कभी कभार टेनेंट भी कैपिटल खर्चा कर लेता, बराबर, तो वो कैपिटल खर्चे पे उसको क्या मिल जाएगा सर, डेप्रीशिएशन, क्या मिलेगा उसको, उसको वो खर्चा सीधा प्रॉफिट लॉस में मिलेगा नहीं, अभी क्लियर नॉट। अगर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने क्या दिया, प्रॉपर्टी रेंट पे, क्या दिया, प्रॉपर्टी, तो पार्टनरशिप फर्म रेंट पे करेगी, तो वो रेंट खर्चा कौन सा, जेन्युइन कौन सा होना चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ रीजनेबल, टू द एक्सटेंट ऑफ, अगर आपने एक्सेस दिया है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्या हो जाएगा। और बेटा जब भी अपन बोलते डिसअलाउड मतलब क्या करने का, एड बैक टू द प्रॉफिट, एड बैक टू द, वेरी गुड। अगर सर आप करंट टेनेंट हो, आपने प्रीवियस टेनेंट का रेंट पे किया है, वो डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, अपने को भलाई का जमाना नहीं है, बराबर। फिर पेंटिंग आउटसाइड द हाउस क्या होता है, रिपेयर, क्या होता है, रिपेयर, तो वो आपका खर्चा है, और ये आपको क्या होता है, अलाउड, क्या होता है आपको अलाउड, आर वी क्लियर नॉट।
चलिए, उसके बाद में अपने पास दो मेथड है बेटा, पहला कौन सा है, डायरेक्ट, दूसरा कौन सा है, डायरेक्ट मेथड कंपल्सरी फॉलो तब भी करना है जब क्वेश्चन आपको क्या देता है, रिसीट एंड पेमेंट, क्या रिसीट एंड, तो आपको नहीं चाहते हुए भी डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोलता है, बिजनेस का इनकम लेने का, बिजनेस का एक्सपेंस लेस करने का। आर क्लियर नॉट। इनडायरेक्ट मेथड क्या है सर, सबसे पहला आपको स्टार्ट कहां से करना है, नेट प्रॉफिट कहां से करना है आपको, उसमें बेटा ऐड क्या करना है, ऐसे खर्चे जो क्या है डिसअलाउड, क्या है, यानी बेटा डिसअलाउड, देखो यहाँ पे लिखा भी एक्सपेंस डेबिटेड टू द, यानी वो खर्चा आपने प्रॉफिट लॉस में लिखा है उसको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर तो खर्चा है ही नहीं है और नीचे उसने दिया है और ऊपर लिखा ही नहीं, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर नॉट। घर में आएगा तो भगाना है, बराबर, घर से बाहर जाए उसको चमाट नहीं खींच सकते, समझाइए, मार सकते उसको, अपने घर से बाहर जाओ चमाट के इधर से क्यों जा रहा है, बराबर, ये उसका प्रॉब्लम है, अपना नहीं। आई क्लियर नॉट, ये ध्यान रखना, जो घर में लिखा है उसको भगाना, अलाउड है तो घर पे रख दो, नहीं है तो बाहर निकाल दो। आई क्लियर नॉट। ऐसा कोई इनकम जो अपन ने क्रेडिट नहीं किया, अपन ने क्रेडिट, यानी अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड यानी वो धंधे का इनकम था बट अपन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्या करेंगे उसको हम लोग ऐड, क्या करेंगे उसको हम लोग, आई क्लियर नॉट। फिर लेस क्या करना है सर, ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस का है बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया और अभी मालूम पड़ा तो अपन क्या करेंगे उसको लेस, अभी क्लियर नॉट। और लेस क्या करना है, ऐसी इनकम जो दूसरे हेड की है, जो कौन सी हेड की है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आपको क्रेडिट साइड में और इनकम दी हुई रहेगी, बराबर, तो वो इनकम अपने ये हेड की है ही नहीं है, तो वहां से अपन उसको पूरे तरीके से निकाल देंगे, निकाल देंगे। आर क्लियर नॉट, यस सर। चलो, उसके बाद में सबसे छोटा सेक्शन कौन सा आता है, सेक्शन 32, दैट इज डेप्रिसिएशन, कौन सा आता है, अब बेटा डेप्रिसिएशन में क्या बोला है कि इससे तीन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, पहला कौन सा, असेट मस्ट बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, दूसरा असेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, और तीसरा असेसी मस्ट बी ओनर या फिर बेनिफिशियल ओनर, बराबर। तो आपका इफ यू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशन आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन, बट किसमें मिलेगा, ऑन क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट, बेटा किसमें मिलेगा अपने को, लगे हाथों हाथ अपन यहाँ पे अपने को भी मालूम है कि क्लोजिंग WDV हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो ये रहा, सबसे पहले स्टार्ट विद द ओपनिंग, ऐड क्या करेंगे, परचेज, लेस क्या करना है, सोल्ड, अपने उतना ही काम करना, ओपनिंग ऐड परचेज, लेस करना अपने को सोल्ड, तो क्या आएगा अपने को, क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट। चलो बेटा मेरे को वापस एक बार बोलो, क्लोजिंग W कैसे निकालेंगे, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट, ऐड परचेज लेस, कोई तकलीफ है अपने को। चलिए, उसके बाद में आगे लिखा है कोई स्पेशल पॉइंट है, पहला डेप्रिसिएशन इज अलाउड इवन इफ असेसी इज अ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मेरे पास एक बाइक है, बराबर, अरे बाइक है तो बेटा बाइक मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, अरे बाइक किसी और ने क्या किया, परचेज क्या किया, तो वो क्या बोलता है, मैं बाइक वापस मेरे नाम पे करूंगा, खर्चा होगा, एक काम करो तेरे नाम से भी चला था, बराबर, तो बेटा भले ही मालिक मैं हूं बट बेनिफिशियल मालिक कौन है, जिसने परचेज किया, तो डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकता है, क्लियर नॉट। दूसरा अपन ने बेनिफिशियल एग्जाम लिया था हायर परचेज, मालूम है कुछ, हायर परचेज में क्या होता है कि जब भी बंदा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना तब वो क्या बनता है, मालिक क्या बनता है, बट तो भी हायर परचेजर पहले जब वो प्रॉपर्टी परचेज किया वो टाइम से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, क्लियर नॉट, अरे यस और नो, पॉइंट नंबर सी वही है। अगर आपका कौन सा लीज है, कौन सा केस है बेटा, लीज के केस के अंदर बेटा लेसर हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, बिकॉज हम लोग टैक्स पढ़ रहे, अकाउंट नहीं पढ़ रहे, अकाउंट के अंदर चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है, बराबर, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर चार्ज करता है, अगर फाइनेंशियल है तो कौन करता है, लेसी, कौन, बराबर बोला मैंने, अगर फाइनेंशियल है तो पूरा मालूम है, अगर रिकॉर्ड ही लेसी में करते हैं, नहीं मालूम है, ऑपरेटिंग है तो अपन किसमें करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, असेट किसका है, लेसर का, तो डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा, हमेशा कौन क्लेम करेगा, कोई भी कंडीशन में कौन क्लेम करेगा, लेसर। अगर आपने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंस, क्या किया आपने, तो जितना खर्चा आपने कैपिटल करा उस पर डेप्रिसिएशन बेटा कौन क्लेम करेगा, जिसने खर्चा किया, यस और नो, तो वो क्या बोलते हैं, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द लेसी, इंकर्ड बाय द, then to the extent of such capital expenditure lessee is entitled to claim depreciation, are we clear or not, yes sir। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपने पास दो असेसी, पहला जो जनरेशन का काम करता है और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, बराबर, और दूसरे कौन से आते हैं, दूसरे कौन से हैं, तो जो बेटा जनरेशन का काम करता है, जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर, उनको दो मेथड का ऑप्शन देते हैं, पहला कौन सा, WDV, दूसरा कौन सा, SLN। अगर वो एक बार फॉलो कर लेगा वो बार बार चेंज कर नहीं सकता, जब बाकी है तो उनको कंपल्सरी कौन सा फॉलो करना है, WD, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड, अभी क्लियर नॉट,
उसके बाद में सर सबसे पहले जिसने WDV फॉलो किया ना उसको फॉलो क्या करना है, ब्लॉक ऑफ असेट, ब्लॉक ऑफ। और अगर जिसने SLM क्या फॉलो किया जिसने, तो उनको बेटा फॉलो क्या करना है, इंडिविजुअल असेट सिस्टम, इंडिविजुअल असेट। उसके बाद में सर ये तो मैंने पढ़ लिया है कि उनको एक ही बार ऑप्शन मिलेगा पावर यूनिट को, अगर उन्होंने एक बार में जो भी ऑप्ट कर लिया सब्सिक्वेंटली वो चेंज कर नहीं सकते। चलिए ब्लॉक ऑफ असेट कैसे निकालते हैं, सेम रेट प्लस सेम क्लास, सेम रेट प्लस अभी अपने पास बेटा क्लास कितनी है, 4 है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 किसकी बात करता है सर, बिल्डिंग। क्लास 2 फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग बराबर। और क्लास 3 प्लांट एंड मशीनरी। एंड क्लास 4 किसकी बात करता है आपका, तो क्लास 1 में क्या बोला है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउस बराबर। उस पर कितना लग जाएगा बेटा, बिजनेस पर्पज के लिए कितना लग जाएगा, जैसे होटल्स है, बोर्डिंग हाउस है बराबर, फिर धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है बराबर, उन पे कितना लग जाएगा आपका 10%। और अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर, कौन सा टेम्पररी, तो उस पर कितना लगता है आपका 40, कितना लगता है आपका 40%। आगे लिखा है फर्नीचर एंड फिटिंग, कितना लग जाएगा बेटा, इंटेंजिबल असेट खाली गुडविल को छोड़ कितना लग जाएगा आपका 25, कितना 25। अभी हम लोग आते हैं क्लास 3, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका क्लास 3 बड़ा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड। वहां पे क्या बोला, मोटर व्हीकल्स, यानी मोटर व्हीकल समझ दो बेटा, कार वार बस कार ट्रक सब आ गया उसके अंदर। यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर रनिंग देम ऑन हायर, यानी से बेटा मेरा काम ही क्या, उनको भाड़े पे देना, उनको भाड़े पे। तो अगर आपने परचेज इन डेट के बीच में किया है और आपने साथ में क्या कर दिया, इंस्टॉल क्या किया आपने, तो आपको कितना लग जाएगा डेप्रिसिएशन 45। परचेज कभी किया 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, इनके बीच में आपने एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल, एक्वायर्ड एंड, तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा 45%। अदरवाइज कितना मिल जाएगा आपको 30%, कितना मिलेगा आपको 30। आगे क्लियर नॉट, बट आगे लिखा है अदर मोटर व्हीकल, क्या हुआ, हाँ वो यूज मतलब इंस्टॉल हुआ। अदर मोटर एक्वायर्ड एंड यूज बिटवीन कितना 23 अगस्त 19 टू 31 मार्च 2030, अदर कितना आएगा 15, यस और नो। ये अदर किन के लिए, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के वहां पे ट्रक वर्क रहेंगे बराबर, तो उन पे बेटा कितना मिलेगा 30 या फिर 15, आपने यूज कभी किया, यस और नो। भी क्लियर बेटा, ट्रक होते ट्रक को अपन इंस्टॉल करते नहीं सीधा यूज करते बराबर, लेके आना ना सीधा, तो वो यूज है, भी क्लियर नॉट। चलो उसके बाद में शिप्स एंड वेसल कितना आपका 20, एयरक्राफ्ट एंड एरोप्लेन कितना आपका, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40, बुक्स एनी बुक, विंडमिल एंड इट्स इक्विपमेंट डिवाइस इंस्टॉल ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 कितना आएगा 40%। और बिफोर आएगा कितना आएगा 15%। पॉल्यूशन कंट्रोल 40, अदर प्लांट मशीन 15, ऑयल वेल्स 15, लाइफ सेविंग मेडिकल 40, रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइस 40, प्लांट मशीन सेमी कंडक्टर बराबर पढ़ा मालूम है मोबाइल के अंदर आता है बराबर, यस और नो, तो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30, यस और नो। टाटा सेमीकंडक्टर कर रही है मालूम है, ताइवान वायन से बंदे उठा रहे बराबर। चलो समझाइए, कुछ तकलीफ है आज तक, पक्का श्योर। चलिए आगे आते हैं नोट्स, डेप्रिसिएशन क्लेम इज, यानी आप डेप्रिसिएशन कंपल्सरी आपको क्लेम करना ही है बराबर, आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो हम यही समझे आपने क्लेम कर लिया, आपने क्लेम कर लिया। अब क्लियर नॉट, डेप्रिसिएशन अलाउड कभी होता है व्हेन असेट इज एक्चुअली पुट टू यूज, नॉट रेडी टू यूज, नॉट, जब आपने असेट को एक्चुअली पुट टू यूज रखा है तब आपको डेप्रिसिएशन क्लेम होगा बराबर, यस और नो। खाली परचेज करके रखने से नहीं होगा, बड़ी लाल डिब्बा अपन क्लेम कर सकते बराबर, यस और नो। देयर आर सर्टेन असेट व्हिच इज डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम व्हेन असेट इज रेडी टू यूज, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर बराबर, बेटा ये कभी काम आता है, तो वो क्या बोलते हैं कि आग लगाओ डेप्रिसिएशन लो, कैसा होगा, क्या ऐसा होगा। तो सिंस आपने परचेज किया वो दिन से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस। आप क्लियर नॉट, यस सर। चलिए उसके बाद में सम टाइम, ठीक है पढ़ लिया, ईपीए बीएक्स एंड मोबाइल फोन्स आर नॉट ट्रीटेड एज अ कंप्यूटर, बट ईपीए बीएक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, एंड मोबाइल फोन को हम लोग कंप्यूटर ट्रीट नहीं करेंगे, तो इनके ऊपर कितना लग जाता है 15%, कितना था 15। उसके बाद में बिल्डिंग इंक्लूड रोड ब्रिजेस वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, प्लांट डज नॉट इंक्लूड लाइफ, बेटा लाइफ स्टॉक मालूम है ना, अपन वहां पे सीधा पूरा खर्चा साथ में क्लेम कर लेते हैं। जैसे मैंने लाइफ स्टॉक समझते हो क्या होता है, कैटल्स हो गया, फिर मुर्गी बकरी। तो अभी जैसे मैंने एक गधा क्या परचेज किया, कितना गया 10 लाख, कितना गया
कितना किया, अब भी बेटा क्या उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि वो प्लांट के अंदर नहीं है, बराबर। बट वो 10 लाख का गधा मैंने परचेज किया था, ये साल में गधा क्या हो गया, एक्सपायर, क्या हो गया, और उसको बेचने का कितना रुपया, 1 लाख, कितना आया? तो बेटा अभी मेरे को अपने को नेट लॉस कितना हुआ है, कितना हुआ है? दीपेश का आंसर को लगा रहे हैं, कितना हुआ? पक्का तेरा आंसर क्या आ रहा, बोल दे, अरे बोल बोल, बोल तो सही। क्या लगा, वेरी गुड, बराबर। 10 + 1 11 लाख, बराबर। सुनना, अभी मेरे को बोलो 9 लाख का लॉस हुआ है, तो वो 9 लाख आप सीधा लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा नहीं। चलिए, ये बेटा अकाउंट और यहाँ पे दोनों से सेम है, नो डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन लैंड, जमीन पे कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। इफ असेट, अगर बेटा असेट मैंने 60% यूज कहाँ पे किया, बिजनेस के लिए, तो आपको डेप्रिसिएशन भी कितना मिलेगा, ओनली 60% ही आपको मिलेगा। अभी क्लियर नॉट? अगर असेट यूज कितना हुआ है, लेस देन 180 डे, लेस देन आपकी फुल हाफ, अदरवाइज कितना होगा, फुल। अपन ने एक डेट बेटा दिया था, कौन सा, 5 अक्टूबर 2023, या तो ये या इसके बाद में, ऑन और आफ्टर, ऑन और, तो क्या आ जाएगा, हाफ, और इसके पहले बिफोर रहेगा तो बेटा क्या आएगा, फुल। आगे क्लियर? यस सर। चलिए, एक प्रोविजन था कि सर जो हम लोग 50 हाफ फुल चेक करते हैं ना, वो कभी चेक करना इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इन द ईयर ऑफ, यानी मैंने असेट आज परचेज किया, मैंने असेट को आज ही पुट टू यूज किया, यानी ये साल में पुट टू यूज किया है, तो मैं हाफ और फुल देखूंगा, बराबर। बट बेटा असेट परचेज किया था 22 ने, कभी किया था अपने 22 23 में, पुट टू यूज कभी किया अपने 23 24 में, तो वो केस में आपको सीधा क्या चार्ज करना है, फुल डेप्रिसिएशन, क्या चार्ज हमारे बेटा, फुल। आगे क्लियर नॉट? समझा अपने को? तो हम लोग क्या चार्ज करें बेटा, फुल डेप्रिसिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं प्रोविजो टू सेक्शन 30, इसके अपन 1-2 क्वेश्चन किए थे, बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, 5 केस है, ए बी सी डी ई। पहला, अमालगमेटिंग कंपनी किस में जा रही है, अमालगमेटेड में जा रही है, बराबर। डीमर्स कंपनी से कौन निकल रहा है, फर्म प्रोप्राइटरशिप, अपने आप को कन्वर्ट किसमें कर रही है, कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी। और सक्सेशन अदर देन दैट, तो कोई भी केस के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन किसको बांटेंगे, दोनों पार्टियों को बांटेंगे एज पर डेज, एज पर अरे यस और नो, समझा अपने को? कैसे बांटेंगे बेटा अपन, एज पर डेज अपन उसको बांट देंगे। अभी क्लियर नोट? चलिए, उसके बाद में आगे लिखा है एडिशनल, सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशनल। ये बेटा ट्रिगर कभी करना है जब आपको क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग क्या दिया रहेगा, और यहाँ पे 3 चीजें, पहला आप एंगेज कहाँ पे होने चाहिए, प्लस आपने क्या परचेज किया, न्यू प्लांट एंड मशीन। इसको मैं थोड़ा अलग बोलूंगा, यू परचेज अ क्लास 3 वाला एसेट, यस और नो। एंड प्लस आपने क्या किया बेटा, पुट टू यूज या इंस्टॉल, क्या किया आपने, पुट टू यूज या इंस्टॉल। तो अगर इफ यू सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशन, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, यस और नो। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे वहां पे पहला लिखा होगा मिस्टर एक्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, एंगेज इन द, तो आपको एक बार बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे क्लियर नॉट? चलिए, आगे लिखा है सर असेसी कौन होने चाहिए, एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर। यहां पे कहना है इसे ऑल पावर कंपनी आ गई, यानी भले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, बट उसको अपन एडिशनल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि वो क्या होगा, प्रमोट, क्या होगा, प्रमोट। तो बेटा सबसे पहला सबको मिलेगा जो बंदे एंगेज कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग, कहां पे एंगेज है। बट इफ वी टॉक अबाउट पावर कंपनी, तो वहां पे क्या बोला उन्होंने सर, पावर कंपनी क्या बोला, सबको मिलेगा, पहला जनरेशन ऑफ पावर, दूसरा जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तीसरा कौन सा, चलिए। बट वो क्या बोलते हैं, अगर आपको एडिशनल चाहिए ना, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ असेट, बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको हाईलाइट करते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो। चलो बेटा मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं, मैंने एसएलएम फॉलो किया है, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा, मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा, समझाइए बेटा, थोड़ा वर्ड समझो, डेप्रिसिएशन मिलेगा, अरे इधर देखो बेटा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। आगे क्लियर नॉट? चलिए, उसके बाद में मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है, 20। अगर आपने 180 डेज से कम किया है तो कितना आएगा, 10, और अदरवाइज कितना आएगा आपको, 20, बराबर। यस,
बट मेरे को एक चीज बोलना सर, मैंने 180 से कम काम किया है, तो वो, और यहाँ पे क्या मालूम है, 10% ऑन किस पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एसी ऑन क्लोजिंग की कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, बराबर, यस और नो। यानी आपको क्लोजिंग भले ही जीरो होगा ना, तो भी आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अभी अपने क्वेश्चन किए हुए, अभी क्लियर, यस सर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सर, ये इन पे नहीं मिलेगा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला किस पे नहीं मिलता, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन। दूसरा, एनी प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस। तो पहला किस में नहीं मिलेगा बेटा, सेकेंड हैंड। अगर आपका प्लांट एंड मशीन कौन सा है, सेकेंड हैंड है, तो आपको एडिशन मिलेगा नहीं। दूसरा कौन सा, अगर आपने प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल कहां पे किया है, ऑफिस प्रीमाइसेस, कहां पे किया है, या फिर गेस्ट हाउस में या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में, तो आपको एडिशन मिलेगा नहीं। थर्ड कौन सा, शिप्स, एयरक्राफ्ट या कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कोई भी ट्रांसपोर्ट, तो आपको एडिशन मिलेगा नहीं। एंड लास्ट कौन सा, कि ऐसी कोई सेक्शन जहां पे आपने 100% डिडक्शन कहां पे उठा लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको उसके ऊपर बेटा ये फोर्थ बार में तो ना तो नॉर्मल मिलता है ना आपको, आई क्लियर नोट। इफ यू एंगेज इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड यानी आपका बिजनेस क्या, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, आपको एडिशनल मिलेगा। उसके बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली अलाउड ऑफ क्लास 3 का असेट, यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, इनटेंजिबल असेट, इन पे आपको एडिशन मिलेगा नहीं। उसके बाद में ये पढ़ा है कि अगर आपने ये साल में 10% लिया है, तो आप अगले साल में 10% आपको एडिशनल मिलेगा। इन शॉर्ट एक प्लांट एंड मशीन पे आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, आपको अगर और चाहिए तो आपको और प्लांट मशीन परचेज करना पड़ेगा। अभी क्लियर नोट, यस और नो, समझा समझा। नॉर्मल आपको 12 मिलेगा, बट आपको कैसे मिलेगा, अभी सुनना ध्यान से बेटा। मेरे पास क्या आ गया, सपोज क्लोजिंग डब्ल्यू, क्या अपने पास, बराबर, इस पे हम लोग क्या चार्ज करते हैं सर, डेप्रिसिएशन, तो ये हम लोग लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये कौन सा, नॉर्मल, कौन सा बेटा आपका, नॉर्मल। और हम लोग लेस क्या करते हैं सर, एडिशन, कौन सा हम लोग, तो ये भी आपके डब्ल्यू से क्या होगा, लेस, क्या होगा बेटा आपका, और फिर जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा आपका, ओपनिंग फॉर दी नेक्स्ट, ओपनिंग फॉर दी, अभी क्लियर नोट, समझा आपने को, यस सर। चलिए हाँ, ये था हमारा 43(1). अपन ने क्या बोला, कोई भी असेट परचेज करने से लेके उसको इंस्टॉल करने तक का जितना भी खर्चा होगा, हम लोग क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट में ऐड, असेट कॉस्ट में ऐड, वेरी गुड। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं कि सर अगर कोई भी क्या हुआ है, खर्चा क्या हुआ है, जो हमने असेट परचेज करने पे लगा, या तो मैंने असेट परचेज किया है, यहाँ पे मैंने असेट को इंस्टॉल करने खर्चा हो, बराबर, अगर वो 10,000 से ज्यादा, 10,000 से एक ही दिन में एक ही इंसान को अपने पे किया इन कैश, इन तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिस अलाउड। इन शॉर्ट वो खर्चा असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ऐड, अभी क्लियर नॉट, क्या बोला मैंने, अगर आपने असेट क्या किया, परचेज क्या किया है, या फिर असेट को घर तक लाने का आपने कोई भी खर्चा करा है, वो भी मोर देन कितना, 10,000, कितना मोर देन, इन कैश, इन टू अ सेम डे टू अ सेम पर्सन, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा बेटा, असेट की कॉस्ट में ऐड होगा नहीं। इन शॉर्ट वो कैश वाले फिगर पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, ना तो नॉर्मल ना एडिशन, अभी क्लियर नोट, यस और नो, यस सर, बाकी ये ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट, पावर जनरेटिंग, बेटा मेरे को पावर, देखो अभी सुनना, पावर जनरेटिंग यूनिट के बाद दो ऑप्शन है, पहला कौन सा, इधर दे कैन फॉलो एसएलएम और दे कैन फॉलो, तो अगर बेटा वो बंदा बोलता है कि नहीं भाई मैं तो क्या फॉलो करेगा, डब्ल्यू, क्या फॉलो करेगा, डब्ल्यूडीवी, तो अपन बोलेंगे एक काम कर, फिर तो वहां पे जा, ओपनिंग, एड परचेज, लेस सोल्ड, फिर क्लोजिंग आएगा, यस और नो। बट बोलता नहीं मैं क्या फॉलो करूंगा, तो फिर उसको ये पढ़ना पड़ेगा, अभी क्लियर नॉट, समझाइए। तो वो क्या बोला मालूम है, अगर सपोज, सुनना ध्यान से, अपना एग्जांपल लिया हुआ भी इसका, कि जैसे कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी है और सेल वैल्यू, बराबर, असेट का कॉस्ट कितना है, 10 लाख, कितना है, हम 10 लिखते हैं, डब्ल्यू कितना है, 6 है, और सेल किया 4 में, कैसे क्या अपन है, 4 में, कैसे क्या अपन है, 4, सुनना मेरे को बोलो,
अपना बेचा 4 रुपए में, उसका डब्ल्यू कितना 6 रुपया, पैसा ज्यादा है कि कम आया, दिख रहा है क्या? अपन ने बेटा 10 का कॉस्ट है, 6 रुपया डब्ल्यू है, 10 रुपए का 6 कैसे हुआ डब्ल्यू डेप्रिसिएशन, और 4 रुपया आपका क्या सेल्स है। तो इन शॉर्ट कहना है 6 रुपए वाला असेट मैंने 4 में बेचा, तो अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, असेट चला गया। इसको हम लोग कितने का लॉस हुआ, कितने का हुआ, कितने का हुआ, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल, समझा समझा। और ये हम लोग कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड। अभी बेटा 10 का असेट है, 6 का डब्ल्यू है, और मैंने बेचा कितने में, 7.5, कैसे बेचा, 7 पॉइंट, बराबर सुनना। अभी मेरे को बोलो सर ये 10 का 6 कैसे हुआ रहेगा, कितने का, 4 का, बट अपन ने बेचा तो पैसा कितना है, तो 4 लाख तक तो हम लोग कहां पे भरना है, बिजनेस एंड, तो बिजनेस एंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, 1.5 रुपए आपको एक्स्ट्रा आया, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज, क्या बोलते हैं बैलेंसिंग। और ये टैक्सेबल कहां पे होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, क्रेडिट में आपको आ जाएगा, दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। आर वी क्लियर नॉट, यस और नो, ये समझा आपने को। अभी सर 10 का असेट है, 6 डब्ल्यू है, मैंने बेचा उसको 13, बेचा उसको, चलो बेटा अपना 10 का 6 क्यों हुआ था, 4 लाख अपने क्या चार्ज किया था, तो वो क्या बोलते मालूम, अभी चलो 6 का असेट है, मैंने 13 में बेचा, कितना पैसा है अपने को, 7, तो 7 में से 4 हम लोग कहां पे भरेंगे सर, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और बाकी 3 बेटा कहां पे आएगा, कैपिटल गेन, कहां पे, कैपिटल गेन। अभी क्लियर नॉट, यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग चार्ज, और ये क्या आएगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। को तकलीफ है अपने को, यस सर, ये समझा। चल अभी सुनो ध्यान से, एक चीज पे ध्यान देना यहाँ पे, एग्जाम में मेरे को डेप्रीशिएशन लिया, क्या दिया अपने को, डेप्री, क्या दिया अपने को, डेप्रीशिएशन, बराबर, और नीचे एडजस्टमेंट में भी अपने को डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, बराबर। सुन पहले यहाँ पे देखना, मेरे को डेप्रीशिएशन 2 जगह दिया, पहला कहाँ पे दिया है सर, प्रॉफिट लॉस में, दूसरा कहाँ पे दिया, एडजस्टमेंट में। तो ये डेप्रीशिएशन कौन सा आपका, एज पर कंपनी, एज पर, और ये कौन सा एज पर इनकम टैक्स। तो बेटा अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो किसकी इज्जत रखेंगे, किसकी नहीं रखेंगे, कंपनी। तो ये कंपनी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्या होता है, इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, समझाइए, अगर दोनों जगह दिया है। बट बेटा सेकेंड केस कौन सा है, यहां पे दिया, यहां पे कुछ नहीं दिया, तो यही समझेंगे यही कंपनी का है और यही इनकम टैक्स है, बराबर। तो कुछ भी आप चाहो तो एक बार ऐड करो, एक बार लेस कर दो, बराबर, ये सब नो, अगर चाहो तो ठीक है, आपको करना ही है तो बराबर। बट अगर सर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे दिया हुआ डेप्रीशिएशन, ये तो अपन ने किया हुआ भी है, ठीक है, ये सो नो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस, क्या करेंगे इसको हम लोग, बराबर। बट बेटा अगर सपोज प्रॉफिट लॉस में नहीं दिया, नीचे भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे, तो आपको एग्जाम में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए असेट का अमाउंट दिया रहेगा, बराबर, ये समझाइए, ये तो अकॉर्डिंगली आपको निकालना पड़ेगा, कुछ तो दिया रहेगा, डेप्रीशिएशन के बगैर तो वो थोड़ा अधूरा है, ठीक है, ये सब नो, आगे क्लियर, यस सर। सुनो, सेक्शन 35 डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इसके अंदर 2 होता है, पहला कौन सा, सेल्फ स्पेंडिंग, दूसरा कौन सा होता है, आउटसाइड एजेंसी, आउटसाइड। तो वो सेल्फ स्पेंडिंग को क्या बोल रहा है कि अगर आपने कमेंसमेंट से पहले कोई खर्चा किया, कि आपने कमेंसमेंट से पहले कोई खर्चा किया है, और वो खर्चा कौन सा, रेवेन्यू कौन सा आपका, तो आपको रेवेन्यू में 2 ही मिलेगा, पहला कौन सा, सैलरी, पहला कौन सा, सैलरी, एक्सक्लूडिंग परक्यूज, एक्सक्लूडिंग परक्यूज, और दूसरा कौन सा, मटेरियल, दूसरा कौन सा। तो बेटा कमेंसमेंट से पहले कितना, 2 मिलेगा, बराबर, पहला सैलरी, दूसरा कौन सा, मटेरियल, बराबर। और हाँ, अगर कमेंसमेंट से पहले आपने कैपिटल खर्चा क्या किया आपने, सब कुछ मिलेगा एक्सक्लूडिंग लैंड। बट ये खर्चे 3 साल के ही मिलेंगे, जिस दिन आपने कमिटमेंट किया ना उसके पहले के 3 साल के मिलेंगे, उसके आगे वाले साल के आपको मिलेंगे नहीं। बट आफ्टर कमिटमेंट बेटा रेवेन्यू पूरा मिल जाएंगे, कैपिटल में जमीन को छोड़ के आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अभी क्लियर, डिडक्शन मिलना मतलब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते, प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको लिख सकते। अभी क्लियर नॉट। उसके बाद में आता है, अगर आपने पे किसको किया बेटा, आउटसाइड एजेंसी, किसको पे किया आपने,
आउटसाइड एजेंसी, बराबर। तो अगर आप कंपनी को पे किया है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यहाँ पे बेटा कॉलेज को उनको पे किया फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे आपने किसको पे किया, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आईआईटीज, तो आपको जितना आपने पेमेंट करा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर, यस सर। बट ये भी ध्यान रखना कुछ सेक्शन 115 बीएसई में नहीं मिलता। अरे यस, याद आया कुछ। इन हाउस सेल कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी काम करते हो तो सबका मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, आपको नहीं, बाकी सब आपको मिल जाता है। आगे लिखा डिडक्शन विल बी अलाउड टू एसएससी इवन इफ अप्रूवल ऑफ सच इंस्टीट्यूशन हैज बीन विथड्रॉ आफ्टर मेकिंग कंट्रीब्यूशन बाय द एसएससी। यानी जब आप डोनेशन दे रहे थे वो टाइम पे अप्रूव था, बाद में अनअप्रूव हो गया, चलेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ डोनेशन वो अप्रूव था या नहीं था। उसके बाद में एनी एसेट एक्वायर्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस देन एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ द ईयर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। यानी ये बोलता है कि यहाँ पे लोग डेप्रिसिएशन नहीं पड़ रहे, जब आपने असेट क्या किया, परचेज क्या किया आपने, वही टाइम पे आपको सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाएगा। आपने पुट टू कभी क्या मैटर करता नहीं है। अभी क्लियर नॉट? और बेटा जब मैं असेट का सेक्शन 35 में डिडक्शन लूंगा तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है। उसके बाद नो डेप्रिसिएशन, ये मालूम है अपने को, अगर आपने क्या परचेज किया, जमीन और बिल्डिंग, जमीन और थ्रू कंपोजिट कॉस्ट, थ्रू कैसे बेटा, इन दैट केस वो क्या बोलते हैं कि सर वो केस में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से बांट देंगे, बिकॉज जमीन का डिडक्शन मिलता नहीं है, बिल्डिंग का आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपके सर ड्यू टू सम ज्यादा खर्चे, आपका प्रॉफिट के अंदर खर्चा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, खर्चा एब्जॉर्ब, जैसे एग्जांपल लेते, मेरा प्रॉफिट कितना था, 500 रुपए, कितना था, मैंने साइंटिफिक रिसर्च में बिल्डिंग कितना आया, 700, कितने का आया, तो बेटा अपने पास प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट अपने पास, तो मैं यहां से मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकता हूं, 500, यानी अपने पास खर्चा और कितना अनएब्जॉर्ब्ड है, तो ये 200 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी क्लियर नॉट? और ये सेटअप में दिया हुआ है, यस और नो। चलिए उसके बाद में सर सेल ऑफ असेट यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक, बेटा मैं असेट दो तरीके से बेच सकता हूं। पहला कौन सा, सेल टू द आउटसाइडर, सेल टू द, किसको बेचते हैं हम लोग, सेल टू द, तो आउटसाइडर को बेचने पे जितना पैसा आएगा ना वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक प्लांट एंड मशीन परचेज 100, कितने का किया था, 100 रुपए का, उसका रिडक्शन भी अपने 100 रुपया लिया, बराबर। अभी मैंने बेचा आउटसाइडर को तो उसने पैसा कितना दिया, 70, कितना दिया, तो जितना डिडक्शन आपने लिया, जितना पैसा मिला, विच एवर इज लोअर, तो बेटा ये कितने पे टैक्स भरेगा, वो 70 कहां पे आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड, बट सर मैंने डिडक्शन कितना लिया, 100, बट उसका पैसा कितना आया, 150, कितना आ गया, तो ज्यादा आया कि कम आया, तो वो क्या बोलते मालूम है, जितने का डिडक्शन लिया था ना वो तो टैक्सेबल कहां पे होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और आपको बेटा एक्स्ट्रा कितना आया, तो दैट 50 विल बी टैक्सेबल एज अ कैपिटल गेन। अभी क्लियर नॉट? इन शॉर्ट डिडक्शन से ज्यादा पैसा आ गया तो आपको टैक्स कहां पे भरना पड़ेगा सर, कैपिटल गेन में। अभी क्लियर नॉट? यस सर। बट सर आपने असेट आउटसाइडर को नहीं बेचा है, आपने क्या किया, आपने किसी दूसरे बिजनेस को क्या किया, आपने ट्रांसफर, क्या किया आपने, क्या किया आपने, तो वो केस में वो क्या बोलता है कि अगर आपने आपका असेट किसी दूसरे बिजनेस, अपने ही किसी दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर किया है, तो याद रखना सर वो ब्लॉक में तो क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि बेटा असेट वहां से आ रहा है बट उसका वैल्यू क्या आएगा, नील, क्या आएगा, नील। और जब आप बेचोगे तो मेरे बोलो जब ब्लॉक में एसेट आता है फिर मैं उसको बेचता हूं, हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग, एड, परचेज, लेस सोल्ड, बराबर। तो जो ट्रीटमेंट में बाकी एसेट का करूंगा सेम उसका भी आपको करना है, यस और नो। अगर ब्लॉक पॉजिटिव है तो हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। ब्लॉक नील या नेगेटिव है तो हम या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एज पर सेक्शन 50, एज पर सेक्शन 50। आर क्लियर नॉट? चलिए फिर अपने पास 3580 था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, पढ़ाया अपन ने। 14 आपके स्पेसिफिक बिजनेस से, बराबर। अगर वो बिजनेस में आप एंगेज हो तो जो भी आपने कैपिटल कहा गया, आपने कैपिटल खर्चा, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, बराबर। ये 14 बिजनेस ऑलरेडी अपने पढ़े हुए, बराबर। अभी मेरे को बोलो बेटा कैपिटल खर्चा दो है, पहला कौन सा, प्रायर, कौन सा आपका, कौन सा आपका, बेटा धंधा चालू होने से पहले आपने खर्चा किया है तो वो डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने बुक में क्या करा, उसको कैपिटलाइज, क्या किया आपने,
यानी अगर बेटा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्चे हुए हैं ये डिडक्शन तब भी मिलेगा जब आपने उसको अपनी बैलेंस शीट में लिखा है, उसके बाद में आप डिडक्शन लिया, यस और नो। बट हाँ, एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया फिर जो आप खर्चा कर रहे हो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको उसको कैपिटलाइज करना है, यस और नो। यू कैन डायरेक्टली राइट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर यू क्लियर नॉट? तो बेटा कैपिटलाइज कौन से खर्चे करने हैं, बिफोर वाले की आफ्टर वाले? बिफोर। कौन सा करने अपने को? बिफोर वाले। वेरी गुड। तीन, नो डिडक्शन विल बी अलाउड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एनी लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स और डिबेंचर, बराबर। अगर ये आप परचेज करते हो तो आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। आर यू क्लियर नॉट? उसके बाद में एनी एक्सपेंस इंकर्ड, अगर आपने बेटा कोई भी खर्चा किया है और जिसका पेमेंट 10,000 रुपया एक ही दिन में सेम डे पे सेम पर्सन को, कैसे पेमेंट किया आपने? कैश में। कैसे किया आपने? तो वो खर्चा रिडक्शन आपको 35 में मिलेगा नहीं। आर यू क्लियर नॉट? 35 नहीं मिलता अगर बिजनेस, वो क्या बोलते हैं, 35 विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग बोथ कंडीशन हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। बिजनेस शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इन शॉर्ट वो क्या बोलते हैं, या तो बिजनेस आपका चलते आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए बी करके कंपनी था, ए को अलग किया बी को अलग किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, बराबर। बिजनेस नया होना चाहिए या फिर पहले से एक बिजनेस चल रहा है वही होना चाहिए, बराबर। तो आपको डिरेक्शन मिलेगा। सेकंड क्या बोला है कि सर बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीन, बिजनेस के अंदर नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं चाहिए, पुरानी। बट हाँ, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीन क्या किया, इंपोर्ट क्या किया आपने, वो भले ही सेकेंड हैंड है, कौन सा आपका, और उसका इंडिया में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज आपने किया नहीं है, ऐसा मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीम टू बी न्यू, डीम टू बी ओनली फॉर द साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, ओनली सॉरी ओनली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस, ओनली फॉर द। कभी कभार बेटा डेप्रिसिएशन में दिया रहेगा ना तो उसको डीम टू बी न्यू मत मान लेना, एनी सेकंड और हाँ एडिशनल विल बी चार्ज, बराबर। इट इज डीम टू बी न्यू, वो किसके लिए, ओनली फॉर द 35, नॉट फॉर द सेक्शन 32, यस और नो? समझाइए, पक्का याद रहेगा। चलिए, और हाँ वो क्या बोलता है, चलो सर टोटल जितना आपका असेट है उसका 20% तक सेकंड हैंड में चलेगा, बराबर। 20 से ज्यादा है आपके पास तो आपको 35 मिलेगा नहीं। अभी क्लियर नॉट? यस सर। और दो, पहला कौन सा, बिजनेस शुड बी न्यू। दूसरा कौन सा, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन नहीं होना चाहिए, बराबर। बट दो चलेगा, पहला कौन सा, इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन, कौन सा आपका, और दूसरा कौन सा आपका। चलिए, अगर आपने रिडक्शन यहाँ पे लिया तो आपको और किधर मिलेगा नहीं, बराबर। चलिए, नो डेप्रीसिएशन, याद रखना 35 के अंदर आपको ना तो नॉर्मल ना एडिशन कुछ मिलेगा नहीं। अगर ये बेटा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ है, लॉस फ्रॉम वन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। आर वी क्लियर नॉट? एक धंधे से लॉस हुआ, मैं 13 धंधों सेट ऑफ कर सकता हूँ, यस और नो? आर वी क्लियर? चलिए, अगर आपके पास होटल है तो बेटा जो होटल का मालिक है वही डिडक्शन क्लेम करेगा, जो होटल ऑपरेट कर रहा है वो क्लेम करेगा नहीं। आर वी क्लियर नॉट? चलिए बेटा, असेट का लॉक इन पीरियड कितना है, 8 साल। बट वो भी किन के लिए मालूम है, जब मैं अपने ही किसी धंधे को ट्रांसफर कर रहा हूं, बराबर। बट यहाँ पे क्या लिखा मालूम है, सोल्ड टू द आउटसाइड, सोल्ड टू द। अगर मैं धंधे अपना 35 AD का असेट आउटसाइडर को बेचता हूं तो वो क्या बोला, भले ही कभी बेच दो पैसा आएगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। क्या होगा, क्या होगा। बट हाँ, अगर मैं सर मेरे ही किसी दूसरे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, वहां पे वो क्या बोलता है कि सर वो केस के अंदर आपने 8 साल के अंदर क्या किया, ट्रांसफर क्या किया आपने। बेटा जब मैं डिडक्शन क्लेम किया था तो मैंने कसम खाया था कि ये असेट को मैं 8 साल तक नहीं बेचूंगा, यानी मैंने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया था और मैंने उसको 8 साल के अंदर बेच दिया। तो वो केस में गवर्नमेंट क्या बोलता मालूम है, कि जो तू डिडक्शन लिया था ना वो अभी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट बेटा हम भी तो बोलेंगे कि सर मैं अगर डिडक्शन वहां पे नहीं लेता आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, बराबर। तो मेरे को उतना तो लेस करने दो, बराबर। बट बेटा अगर तू मैन्युफैक्चर है तो तू दो चीज बोलेगा, सर नॉर्मल भी लेता और एडिशन भी लेता, तो वो सब लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, तभी जब आपने 8 साल के अंदर अपने ही किसी दूसरे धंधे को क्या किया, ट्रांसफर क्या किया आपने। बट बेटा इफ ट्रांसफर आफ्टर 8 years तो कोई वायोलेशन नहीं है, कोई टैक्सेबिलिटी आपको आएगा नहीं, यस और नो? आर यू क्लियर नॉट? यस सर। अगर कंपनी कौन से, बीमार कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा, बीमार समझते हो, जो लॉस में की है, सिक कंपनी, बराबर। तो वो केस में क्या बोला सर, कोई भी आपको ये टैक्सेबिलिटी आएगा नहीं।
और अगर आपने बेटा वन स्पेसिफाइड बिजनेस से किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस को ये असेट ट्रांसफर किया इवन विद इन 8 ईयर, इवन विद इन, यानी मेरे पास बेटा एक स्पेसिफाइड बिजनेस था, मेरे पास दूसरा भी है, तो वो असेट मैंने फ्रॉम वन टू दूसरा ट्रांसफर किया है, चलेगा, कोई टैक्सेबिलिटी आएगा नहीं। आर वी क्लियर नॉट? यस सर। कोई तकलीफ है अपने को? 35D किसकी बात करता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी ऐसे खर्चे जो अपना बिजनेस कमेंस होने से पहले होते हैं। डिडक्शन खाली किनको मिलेगा? इंडियन कंपनी या फिर रेसिडेंट पर्सन। किनको नहीं मिलेगा बेटा? फॉरेनर, नॉन रेसिडेंट कंपनी, उनको मिलेगा नहीं। ये सब कौन से? क्वालिफाइंग खर्चे। कौन से आपके? जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियर सर्वे, लीगल चार्ज, आरओसी फीस फॉर एनहांसिंग ऑथराइज्ड एक्सपेंस, ये सब क्या होंगे? एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या होंगे? एलिजिबल। अभी वो क्या बोलता है सर, कितना मिलेगा? 1/5। कितना मिलेगा अपने को? पूरा नहीं मिलेगा, आपका जितना क्वालिफाइंग है उसका 1/5 मिलेगा, बट वो भी कैसे आएगा? 1 और 2 विच एवर इज, तो दोनों में से लोअर लेंगे उसका 1/5 आपको मिलेगा, बराबर। तो पहला, अगर बेटा कंपनी कौन से? इंडियन कंपनी। कौन से आपकी? तो वहां पे क्या बोला है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर, विच एवर इज। तो बेटा ऑब्वियसली कहना है, इससे दोनों में से जो हायर होगा उसका ही 5% हायर होगा, यस और नो। और आपका जितना एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। जैसे बेटा पहले में हायर कितना आ गया? 4 लाख। कितना आ गया? और मेरा एक्चुअल खर्चा कितना है? 6 लाख। कितना है बेटा? दोनों में छोटा कौन है? तो वो 4 लाख का आपको कितना मिलेगा एक साथ में, कि 1/5, यानी आपको 80,000 रुपया मिलेगा। आर वी क्लियर नॉट? यस और नो? समझाइए। बट बेटा आपको मिला 80,000 मिलना चाहिए, बट आपने प्रॉफिट लॉस में कितना लिखा? 4 लाख। कितना लिखा आपने? तो सही क्या गलत किया आपने? आपको हर साल कितना मिलना चाहिए? आपने लिया कितना है? कितना एक्स्ट्रा लिया है? तो 3,20,000 क्या हो जाएगा? डिसलाउड क्या हो जाएगा? वो करना था वो को, अदरवाइज 4 लाख को ऐड कर लो, 80,000 को लेस कर दो, बराबर। यस और नो? इंपैक्ट सेम ही आएगा। आर वी क्लियर नॉट? यस सर। बट वो क्या बोलते मालूम है कि सर ये डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने सीए के पास से क्या लिया? ऑडिट रिपोर्ट। क्या लिया आपने? ऑडिट। कभी फाइल किया? 1 महीने पहले। 1 महीने। बेटा अपना ऑडिट करने का डेट कौन सा है? 31 अक्टूबर। इससे पहले 1 महीना कौन सा था? 30 सितंबर। यहां तक आपको पूरा का पूरा उसको रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर। समझा आपने को? 35 DDA डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री, चलो बेटा कितना मिलेगा? 1/5। कितना मिलेगा? 1। और जब से आपने क्या किया? पे। क्या किया आपने? पे। वो टाइम से 1/5 आपको मिल जाएगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर। 30 से अपन घर पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ। चलो सुनो, सेक्शन 40 किसकी बात करता है? टीडीएस की बात करता है। यहाँ बेटा 2 पॉइंट है। पहला कौन सा? देखो सामने क्या है? रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, बराबर। बट वो क्या बोलता है कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट, या फिर आपने टीडीएस तो डिडक्ट किया है बट आपने गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करने से पहले डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट, दो पाप। पहला पाप कौन सा? टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। दूसरा कौन सा आपका? टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ आरओए। फाइलिंग ऑफ, तो वो केस के अंदर अगर सामने पेई कौन है? एनआर। कौन है? तो 100% खर्चा क्या हो जाएगा? डिसलाउड। क्या हो जाएगा? बट अगर सामने पेई बेटा कौन है? आर। कौन है? तो डिसलाउड कितना होगा? 50%। कितना होगा? सॉरी 30% क्या हो जाएगा? डिसलाउड। क्या हो जाएगा? डिसलाउड। समझाइए। पहले में कितना? 100। कितना आपका? दूसरे में कितना आपका? 30। बट वो क्या बोलते मालूम है? जब आप पेमेंट करोगे ना, वो टाइम पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन समझा? समझा? यस सर। जैसे मैंने टीडीएस काटा कभी सर? 1 अगस्त 2023 को टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस। बट मैंने गवर्नमेंट को जमा कभी किया? 31 अगस्त 2024 को। कहना से रिटर्न फाइल के बाद में किया है। अपना बाय डिफॉल्ट डेट कौन सा है? 31 जुलाई। कौन सा? 31। तो अपने बेटा टाइम पे फाइल किया कि बाद में फाइल किया है? तो वो केस के अंदर क्या बोला है कि आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। बट बेटा यहाँ पे तो अपन ने पेमेंट कर दिया ना यार, तो आपको 24-25 में मिल जाएगा। 24-25 में मिल जाएगा। यस और नो?
बट वो क्या बोलते मालूम है कि सर जो पाप आपको हुआ है ना, वो आप पाप एक तरीके से धुलवा सकते हो, बराबर, यानी जो कलंक लगा है वो आप धुलवा सकते हो। बट कलंक कभी लगेगा जब, देखो, वेन एवर आपने दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं किया तो आप क्या बन गए, असेसिन डिफॉल्ट। क्या बन गए, असेसिन। या तो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, या फिर आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट टाइम पे नहीं किया है, तो आप क्या बन गए, असेसिन डिफॉल्ट। कहना है से आपके माथे पे कलंक लग गया, तो वो कलंक धुलवा सकते हो। कौन धोएगा, पे। कौन धोएगा, बट वो एक ही केस में कलंक धुलेगा, व्हेन टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, टीडीएस हैज नॉट बीन। सेकंड वाले केस में कलंक नहीं धुलता। अरे ये सुन लो, समझा है, समझा। पहला ही केस है, टीडीएस हैज नॉट बीन, यानी मैंने सामने वाले को पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो अभी सामने वाले के ऊपर डिपेंड है वो कितना ईमानदार है। अगर वो रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल के अंदर वो जो पेमेंट आया है उसको इनकम में इंक्लूड करके टैक्स वैक्स पूरा भर देता है, तो जो पेयर पे कलंक लगा था वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। क्या हो जाएगा, और कभी धुलेगा, जब उसने रिटर्न फाइल, क्या किया उसने, धुलने का डेट कौन सा होगा, रिटर्न फाइलिंग का, रिटर्न फाइलिंग का। तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल किया वो साल में डिडक्शन पेयर को मिल जाएगा। अभी क्लियर नॉट, यस। और लास्ट में पेयर को भी सीए के पास से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मेरे से पाप हो गया था और पाप का पूरा प्रायश्चित किसने कर दिया, पेई ने कर लिया। अभी क्लियर नॉट, यस सर। बहुत सिंपल है, पेमेंट टू रिलेटिव्स, बराबर। चलो बेटा, यहाँ पे कितना डिसअलाउ होगा, जितना रीजनेबल है कि जितना रीजनेबल नहीं है कि नहीं है, नहीं है, बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक भाई है, बराबर, अभी वो बीकॉम किया है, तो उसको अगर सैलरी पूरे साल में कितना मिलता है, 4 लाख, कितना मिलता है, बट मैंने कितना दिया, 50 लाख, कितना दिया मैंने उसको, तो मैंने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया टू सैलरी 50 लाख। क्या ये सही क्या गलत किया, कितना गलत किया है, 46 लाख जितना गलत किया, तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, क्या हो जाएगा। बट बेटा इट्स अ रिक्वेस्ट, याद रखना, रिलेटिव, रिले उनको, बराबर, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, वो अगर एग्जाम में आता है चलेगा, देख लो यहाँ पे आता है तो वो 48 आएगा, अदरवाइज खर्चा विल बी अलाउड, खर्चा विल बी। और बेटा चाचा के लड़के को 50 लाख दूंगा तो अपने को अगले दिन चाचा के ढूंढना पड़ेगा, मालूम किधर गया, पर आया नहीं, ठीक है, समझाइए, यस और नो। तो वो क्या बोलते, रेट में कौन आएगा सबसे पहला, बेटा याद रखना, मैं क्यों सेल्फ क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, देखा दिमाग है ना अपने पास, अपन खुद को अपन सैलरी दे नहीं सकते, समझाइए। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन असेंडेंट और लीनियन असेंडेंट मतलब ऊपर, डिसेंड मतलब अपने बच्चे, पर पोते, बराबर, जो भी आप बोलते हो। इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ अदर पर्सन, बिजनेस ऑफ, जैसे बेटा मेरा प्रोपराइटर फर्म है, मेरा एक पार्टनरशिप फर्म भी है, और वहां पे मेरा रेशियो कितना है, 25, और बेटा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 20%, इधर इन वोटिंग टर्म्स, यहाँ पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर। तो अगर मैंने वहां से कोई एक्स्ट्रा परचेज, ज्यादा खर्चा बुक किया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। उसके बाद में रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, बेटा मेरे को बोलो मेरा भाई क्या रिलेटिव में आता है कि नहीं आता, सिस्टर, पेरेंट्स, तो ये सब मिलके बेटा क्या होल्ड करते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्या होल्ड करते हैं, सब्सटेंशियल, तो भी आपको 42 आ जाएगा, 42। जैसे एक फर्म है उसके अंदर मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स और मैं कितना होल्ड करता हूं, मोर देन 20%, मोर देन, और वहां से मैं मेरी वाइफ को एक्सेस सैलरी दे रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, क्या हो जाएगा। पर बेटा मिला के हम लोग कितना होल्ड करें, 18%, कितना होल्ड करें हम लोग, तो यहाँ पे डिसअलाउड होगा नहीं। और ये किसकी बात करता है, डिसअलाउड खर्चों की बात करता है कि इनकम की बात करता है। मैंने मेरे भाई को 100 रुपए का चीज 500 रुपए बेचा है, विच इज नॉट रीजनेबल, विच इज नॉट अ, बेटा क्या यहाँ पे 42 आएगा, मैंने मेरे भाई को 100 रुपए का चीज 500 बेचा है, तो क्या अपन डिसअलाउड करेंगे, क्यों, इनकम है ना यार, एक्सपेंस साइड देखना है, वो भाई देख लेगा, बराबर, उसका टेंशन नहीं है, समझाइए। भाई को 42 आएगा ना यार, क्योंकि आपने भाई से परचेज किया, ये सुनो, बट एग्जाम देखना बेटा कौन से भाई का इनकम निकालना, ठीक है, जिसने बेचा है जिसने खरीदा है, ये सुनो, क्लियर। तो यहाँ पे नीचे अपने लिखा भी है कि दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दी सेल ट्रांजेक्शन, फॉर दी, यानी सेल वेल के लिए एप्लीकेबल नहीं, ये खाली डेबिट साइड के लिए, किसके एप्लीकेबल है, क्लियर नॉट, यस सर। चलिए,
43 बेटा डिसअलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अगर आपने 10,000 या 35,000 से ज्यादा आपने क्या किया पेमेंट, क्या किया आपने, चलो बेटा यानी बहुत सिंपल बोलता है, एनी एक्सपेंडिचर एनी पेमेंट मेड टू अ सेम डे टू अ सेम पर्सन इन अ कैश मोर देन 10,000, मोर देन, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्या हो जाएगा। पर बेटा किधर किधर 35,000 भी है, किधर किधर कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट के वहां पे 35,000 भी है, यस और नो। तो इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टर, तो वहां पे 10,000 का लिमिट चेक करना है कि 35 का चेक करना है, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्सपेंसेज, ओनली फॉर द, अपन ने एक एग्जांपल लिया था फर्नीचर वाला, यस और नो, कि अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ज्योति से मीरा रोड से एक फर्नीचर परचेज किया, बराबर, कि भाई यहाँ तक भाई ने भिजवाना है। अभी हुआ ऐसा कि मतलब उसने फर्नीचर का प्राइस कितना, 3 लाख, कितना था। अभी श्रीजा और ये तेजस्विनी, ये दोनों टेम्पो ट्रक लेके आ गए, बराबर, और यहाँ पे छोड़ दिया, बट ये बोलते सर वी आर एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट, वी आर, हम लोग मीरा रोड से इधर लाने कितना लेंगे, 15,000, कितना लेंगे। बोला ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं, 15,000 मत दिया, बोले सर गूगल पे नॉट अलाउड, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। बेटा ये लोग कौन है, ट्रांसपोर्टर, कौन है लोग, ये 3 लाख का फर्नीचर था, 15,000 कैश में हुआ, वो खर्चा क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा। इनके लिए फिर वो 35,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज बेटा अपन ने क्या पढ़ा मालूम है 43 के अंदर, कि अगर आप कोई भी असेट परचेज करते हो, उसका पेमेंट 10,000 है, उससे ज्यादा आपने कैश में दिया है, तो 10,000 ज्यादा कैश में दिया, तो वो खर्चा क्या होता है आपका, असेट कॉस्ट में ऐड होता नहीं है। तो व्हेन आई विल मेक द पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टर, तो बेटा ये खर्चा कैपिटल खर्चा है ना यार, इसको मैं कहां पे ऐड करूंगा, असेट की कॉस्ट में, बट मैंने उसको 10,000 ज्यादा कैश में दिया, तो वो ऐड होगा नहीं। ये अपने ऑलरेडी बेटा पढ़ा हुआ है, याद है कुछ, मैं तो हाँ ही बोलूंगे, बराबर, चलो चलो। बट सर्टेन ऐसे खर्चे हैं जो 10,000 से ऊपर कैश में करोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। बैंक को दे दिया, कोऑपरेटिव बैंक LIC को दे दिया, बाय लीगल टेंडर्स, या फिर पेमेंट टू द एग्रीकल्चर, किसको पेमेंट किया आपने, एग्रीकल्चर, बराबर, उनको पेमेंट करो तो कोई टेंशन नहीं है। फिर ऐसी इंडस्ट्री को पेमेंट किया जो चलती है कॉटेज, कॉटेज इंडस्ट्री, बराबर, विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ, उसके अंदर पावर इतना यूज नहीं, वो मतलब चरखे से यूज होता है, बराबर, चर से वो खादी तो खादी, वो वैसा, तो अगर वो पावर यूज नहीं कर रहे, वो हाथ से बना रहे हैं, बराबर, तो वो केस में उनको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट कितने, अप टू 50, कितने अप टू 50,000, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने ऐसे बंदे को पेमेंट करा सैलरी का जो 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन से उससे ज्यादा, ये अपन ने उसको किधर बाहर भेजा है, और उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो बेटा उसको कैश देना पड़ेगा अपने को, यस और नो। उसके बाद में पेमेंट टू ऑथोराइज मनी डीलर, ऑथोराइज मनी डीलर, यस और नो। आगे लिखा है सेक्शन 43 ओवर्स एंटायर इनकम टैक्स, एंटायर यानी वो क्या बोलते हैं 43 सबके लिए आएगा, जिस सेक्शन में इवन 43 का जिक्र नहीं है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, यस और नो। जैसे एक सेक्शन है सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, वहां पे अपन ने 10,000 वाला प्रोविजन लिखा भी नहीं है, बट तो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल क्या हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपने वहां पे भी 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं, आर क्लियर नॉट, यस सर। 43B certain expense allowed on पेमेंट बेसिस, अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, बराबर। इसमें आपको ये मॉड्यूल में चेंज जो मालूम है, वो MSME का रेट है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो चेंज हुआ है, वो बहुत टाइम बाद में चेंज हुआ, मॉड्यूल बनने के बाद। सुना, अपने को एग्जाम में MSME का कोई रेट नहीं देंगे, कोई टर्नओवर नहीं देंगे, बराबर, समझिए, आपको किसी बोलेंगे पेमेंट में टू द MSME, पेमेंट टू द, अपने को देखना है लिमिट क्या है, सुनो बाकी सब चीजें में सुना। 43B क्या बोलता है, अलाउ सर्टेन एक्सपेंस अलाउड ऑन पेमेंट, खर्चा पेमेंट करोगे डिडक्शन मिलेगा, बराबर, बट पेमेंट भी कभी करना है रिटर्न फाइल या उससे पहले, रिटर्न फाइल या उससे पहले, यस और नो। एनी टैक्स ड्यूटी सेस और फी अंडर एनी लॉ, बराबर, तो अगर आपने बेटा कोई भी टैक्स पेमेंट किया है उसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल करने से पहले उसका पेमेंट कर देते हो। दूसरा कौन सा, एनी पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और सुपर एनुएशन फंड और एनी अदर फंड। उसके बाद में बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉय, याद रखना बेटा ये सैलरी में लिंक करता हूं कि जब मैं एक तो बोनस डिक्लेयर और एक बोनस पेड, तो एम्प्लॉय टैक्स कभी भरेगा, डिक्लेयर के टाइम पे, पेड के टाइम पे, पेड, डिक्लेयर के टाइम पे भरेगा नहीं,
यानी बोनस एम्प्लॉय को मिलेगा तो टैक्स भरेगा, नहीं मिला तो टैक्स भरेगा नहीं। आर क्लियर नॉट? अरे यस और नो? और हमको खर्चे का डिडक्शन तभी मिलेगा जब हम उसका बोनस का क्या करते हैं, पेमेंट क्या करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट। आर क्लियर नॉट? यस सर। आगे लिखा है सर, एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट फाइनेंशियल, इन शॉर्ट आपने क्या लिया, लोन क्या लिया आपने, एंड यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने रिटर्न फाइल करने से पहले इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। बराबर समझाइए? बेटा रिटर्न फाइल के बाद में किया है तो ये साल में क्या हो जाएगा, खर्चा डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, जिस साल आपने पेमेंट किया वो साल में आपको मिल जाएगा। आर वी क्लियर नॉट? Interest on any loan advance from scheduled bank, cooperative bank other than primary agriculture credit society or primary cooperative society, interest will be allowed even on accrual basis। यानी वो क्या बोलते मालूम है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इन पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, अक्रूवल बेसिस पे आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी शेड्यूल बैंक है तो आपको बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा रिटर्न फाइल से पहले पहले। यस और नो? पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव एनकेशमेंट टू एम्प्लॉय। बेटा मालूम है लीव एनकेशमेंट क्या होता है, क्या होता है, जो छुट्टी नहीं मारने का पैसा, बराबर, तो वो पेमेंट आपने किया तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने रिटर्न फाइल से पहले पहले आपका पेमेंट हो चुका है। यस और नो? आगे आते हैं सर, एनी सम पेबल टू द असेसी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट। यूज ऑफ, अगर रेलवे का मैंने असेट यूज किया बेटा, जैसे अपन रेलवे को गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपना, बराबर, तो उसका पेमेंट कभी डिडक्शन तभी मिलेगा जब रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपने उसको पेमेंट कर दिया। अभी क्लियर नॉट? अगर आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो, एनबीएफसी को, आप उसको, तो वो केस में उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट पे टू द एनबीएफसी, तो आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा, बट रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर, समझा आपने को? चलिए, एनी अमाउंट पेबल बाय असेसी टू अ एमएसएमई टू अ बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006। बराबर, यानी वो क्या बोलता है कि सर अगर आपने परचेज किससे किया था, एमएसएमई किसी किया था आपने, और आप उसको अगर पेमेंट टाइम लिमिट के अंदर करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, टाइम लिमिट के बाद में किया तो आपको मिलेगा नहीं। अभी क्लियर नॉट? चलिए आगे लिखा है, एनी पेमेंट मेड टू एमएसएमई अलाउड ए डिडक्शन इन करंट ईयर इफ पेमेंट मेड विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 15। बराबर, यानी आपको सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली काम करना। आगे क्या लिखा है, टाइम लिमिट एज पर 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट वेयर एनी पर्सन परचेज गुड सर्विस फ्रॉम अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज द पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द डेट अग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड सप्लायर इन राइटिंग। बराबर, यानी सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये डेट को पेमेंट करना है तो आपको वो डेट तक पेमेंट करना पड़ेगा। आगे लिखा है, इन नो केस द पीरियड अग्रीड अपॉन बिटवीन सप्लायर एंड बायर इन राइटिंग शैल मोर देन। तो बेटा जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने अग्रीमेंट लिखा और वहां पे अग्रीमेंट कितना दिन लिखा है, 7 दिन, चलेगा? चलेगा। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 45 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। यस और नो? सेकेंड, इफ हाउएवर देयर इज नो सच एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट बना हुआ नहीं है, तो डीम टू भी आपको पेमेंट कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के। बट बेटा मेरे को एक चीज बोलना है यहाँ पे, सुनो यहाँ पे समझा देता हूँ। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 31 मार्च 24 है अपना। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, ये आपका प्रीवियस ईयर है, मैंने परचेज कभी किया 1 मई 23, कभी क्या अपन ने, तो मैंने परचेज किया एमएसएमई, किसी के अपन ने, एमएसएमई से। मैंने सर अग्रीमेंट में लिखा कि वी विल मेक द पेमेंट ऑन 14 मई 23, कहना सिर्फ 45 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। बराबर, समझा? अग्रीमेंट क्या लिखा अपन ने कि मैं आपको पेमेंट 14 मई को कर दूंगा, इज इट वेल विद इन 45 डेज?
अभी मैंने पेमेंट सर गलती से कभी कर लिया 16 मई 2023, कभी क्या बनना है। चलो बेटा मेरे को एक चीज बोलो, क्या खर्चा अलाउड है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन समझा? मेरा क्वेश्चन समझा बेटा? नहीं समझा? पक्का? मैंने, ये अपना साल है, मैंने 1 मई 2023 को क्या किया था, परचेज। 14 मई 2023 को अपन ने क्या किया, ड्यू डेट आया कि भाई ये डेट को अपन पेमेंट करेंगे, बराबर। और मैंने पेमेंट कभी किया 16 मई 2023, 16 मई 2023। नाउ द माई क्वेश्चन, क्या ये खर्चा अलाउड है या नहीं है? अलाउड है, बिकॉज ये साल में आपने पेमेंट किया, यस और नो? साल में किया ना अपन ने? नहीं समझा? भले देखो अग्रीमेंट में डेट लिखा है ना, वो डेट को आपको पेमेंट करना है। भले आपको अलाउड कितना है, 40 पे, कितना अलाउड आपको, 40 पर डेज। बट अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि आपको 14 मई को पेमेंट, क्या करना, 14 मई को। बट बेटा आपने 23-24 के अंदर ही तो किया ना यार, अपना 43B क्या बोलता है, ड्यू डेट से पहले किया तो आपको डिडक्शन मिल जाता है, बराबर, यस और नो? समझाइए, अरे यस और नो? सुना देखो यहाँ पे वापस किधर गया, सुनो। In the case of period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall not be more than, यानी अगर मैं अग्रीमेंट 60 डेज का बना रहा हूं तो नहीं चलेगा, आपको अग्रीमेंट में मैक्सिमम कितना चाहिए, 45 डेज में, कितना चाहिए आपको, बराबर। इफ हाउ एवर नो देर इज नो सच एग्रीमेंट, तो वहां पे क्या लिखा था, पेमेंट शैल बी मेड विद इन कितना दिन बेटा, 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई अग्रीमेंट, तो आपको 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर, यस और नो? बट बेटा अगर आपने साल के अंदर ही पेमेंट कर दिया, कोई टेंशन नहीं, आपको डिडक्शन मिल जाता है, यस और नो? अभी क्लियर? यस सर? हाँ, 31 मार्च 24 के बाद में किया है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, यस और नो? चलो, उसके बाद में सर एक अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने इंटरेस्ट को क्या किया, कन्वर्ट, क्या किया आपने, इनटू लोन, इनटू, तो उसको पेमेंट नहीं माना है, उसको पेमेंट माना, उसको पेमेंट माना। हाँ, सेकेंड वो क्या बोलता है कि सर हाँ, जब आप वो इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया था, अभी वो कन्वर्ट लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा, तो आपको डिडक्शन, यानी अगर पहले आपका इंटरेस्ट था तो आपने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि सर इंटरेस्ट को कन्वर्ट किसमें कर दो, लोन किसमें कर दो, तो वो केस में वो लोन कन्वर्जन का आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं, बिकॉज कन्वर्ट करना डज नॉट इक्वल टू पेमेंट, डज नॉट इक्वल टू। उसके बाद में आपने लोन को कन्वर्ट किया था, फिर आप अगले साल से उसका ईएमआई भर रहे हो, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर? खर्चा होने से पहले पेमेंट करोगे तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, यस और नो? क्या बोला मैंने, खर्चा होने से पहले पेमेंट करोगे तो आपको उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं। अभी क्लियर नॉट? यस सर? सेक्शन 40B, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, बराबर। चलो, ये बेटा 40B किसकी बात करता है, दिस पुट द लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल, बराबर। चलो, सबसे पहला वो क्या बोलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी डिटरमाइंड इन पार्टनरशिप डीड, यानी आपका पीएसआर डिसाइड होना चाहिए, तभी आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। सेकंड कौन सा, किसको पे करना है, ओनली वर्किंग पार्टनर, इसको हम लोग बेटा ओनली, बराबर। और जो रेमुनरेशन आप पे करो ना, दैट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप, बाय द पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथोराइज होना चाहिए। अगर डीड में नहीं लिखा तो आप पेमेंट करोगे नहीं, और आपने पेमेंट लिख भी दिया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। और वो क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिवली अलाउड है, यू कैन नॉट चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी आप आज खड़े रह के ही नहीं बोल सकते कि चल तेरे को पिछले 5 साल का भी रेमुनरेशन दूंगा, बराबर, और ये सब लिखूंगा, ऐसा कर नहीं सकते। हाँ, ये साल से बढ़ा तो चलेगा, बट सब्जेक्ट टू 40B, सब्जेक्ट टू 40। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैक्सिमम कितना मिलेगा अपने को, 12% पर एनम, 12%। बेटा मैंने उसको 15% दिया है, कितना एक्स्ट्रा दिया, तो ये 3% क्या हो जाएगा, डिस अलाउड, क्या हो जाएगा आपका। अभी क्लियर नॉट? यस सर? और रेमुनरेशन किस पे देंगे हम लोग,
तो जैसे आपका बुक प्रॉफिट आएगा उसका फर्स्ट 3 लाख पे या तो 1.5 लाख या 90% प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज, बाकी पे कितना आएगा 60% ऑफ प्रॉफिट, दोनों ऐड करके आपको रेम्यूनरेशन का क्या आएगा, लिमिट क्या आएगा आपको, यस और नो। चलिए बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल, जितना भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया सब कुछ कर लो, उसके बाद में चेक करो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेम्यूनरेशन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, अगर वो दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड क्या उसको हम लोग, उसके बाद में लेस क्या करना है इसे, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे लेस करोगे यू विल गेट अ बुक, यू विल गेट अ, सपोज बेटा बुक प्रॉफिट कितना आया 60 लाख, कितना है, तो इसका फर्स्ट 3 लाख पे या तो 1.5 लाख या 2,70,000, समझो 2,70,000 कहां से आया, फर्स्ट 3 लाख का 90%, विच एवर इज हायर, कितना आएगा 2,70,000। उसके बाद में सर बाकी बैलेंस कितना बचा आपका 57 लाख, उस पे कितना आएगा 60%, कितना आएगा आपका, चलो कितना आता है 32 लाख, 34 लाख 20, दोनों ऐड कर लो 30 90, यानी दैट इज द लिमिट, मैक्सिमम आपको इतना मिलेगा, मैक्सिमम आपको इतना। तो बेटा मैंने उनको दिया कितना 40 लाख, तो क्या करेंगे अलाउड डिसअलाउड, 36 लाख 90 अलाउड है, ऊपर का क्या हो जाएगा डिसअलाउड, क्या हो जाएगा, समझाइए बराबर, बट मैंने उनको कितना दिया 35 लाख, तो सही किया गलत किया, सही, ये सुन लो 44 कंपल्सरी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, बड़ा सिंपल सेक्शन है आपका बराबर, इसके अंदर पहला कौन सा, एम एट CLF, एम एट, इनको मेंटेन तब भी करना जब पिछले 3 साल के अंदर इनका ग्रॉस रिसीट मोर देन कितना चाहिए 1,50,000, 1,00,000, तीनों साल में कंपल्सरी 1,50,000 से ज्यादा होना चाहिए बराबर। बट इनके लिए क्या बोला है कि सर या तो अगर आप कौन इंडिविजुअल या HUF, तो वहां पे क्या बोला, इनकम मोर देन 2 लाख, यानी वो धंधे से इनकम 2,50,000 से ऊपर आना चाहिए बराबर। और अगर सर ये पहला वाला सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरा क्या बोला उन्होंने, टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट मोर देन 25 लाख इन एनी वन ऑफ द 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस बराबर। यानी अगर सपोज वो धंधे का इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको क्या चेक करना है, टर्नओवर, क्या चेक करना है आपको, और टर्नओवर पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में 25 लाख से ऊपर हो गया तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, यस और नो। वही कंपनी अदर के लिए कितना है 1,20,000 और 10 लाख, 1,20,000 और 10 लाख, वो कितने साल तक मेंटेन करना है, 6 साल, कितने साल मेंटेन करना है, 6 असेसमेंट ईयर, 6 असेसमेंट। अपना AY कौन सा है 24, उसको छोड़ के 6 साल आपको मेंटेन करना, आर क्लियर नॉट। चलिए 44 AB, अगर आप बिजनेस कर रहे हो लिमिट कितना 1 करोड़, कितना आपका, कितना लिमिट है बेटा आपका, अगर आप बट यहां पे सर कुछ के लिमिट कितना 10 करोड़, कितना है बराबर, वो क्या बोलते हैं 10 करोड़ तभी होगा जब या तो कैश रिसीट, कैश कितने परसेंट तक है 5% बराबर, एंड कैश पेमेंट भी कितना होना चाहिए, बट याद है रिसीट के अंदर अपन कैपिटल रिसीट, अगर मैंने असेट भी बेचा है ना तो उसको भी ऐड करने के बाद आपको 5% कंप्यूट करना है, यस और नो। हमने सेल्स तो होगा ही, जैसे मेरा सेल्स कितना था 10 लाख, कितना था, या अपन ज्यादा कम ले लिया 5 करोड़, कितना था, और मैंने एक असेट बेचा उसका पैसा कितना 1 करोड़, कितना आया, तो बेटा अपने अकाउंट में टोटल रिसीट कितना है, तो 6 करोड़ का 5% आपको चेक करना है, यानी 30 लाख तक अगर आपका कैश है तो आपको 10 करोड़ का लिमिट आ जाएगा बराबर, यस और नो। बट आपका कैश 5% से ज्यादा है तो आपको लिमिट कितना आएगा 1 करोड़, कितना आएगा 1 करोड़। इफ यू एंगेज इन प्रोफेशन, कहां पे एंगेज हो बेटा आप, तो वहां पे लिमिट कितना है 50 लाख, कितना आपका, आर क्लियर नॉट, यस सर। फिर अपने पास आता है प्रिजम्पटिव इनकम, कौन सा आता है प्रिजम्पटिव, मेरे को इसके अंदर 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट, 44 AD 44 AE। 44 AD क्या बोलता है कि सर एप्लीकेबल किसको, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, एक्सक्लूडिंग, आगे लिखा एलिजिबल बिजनेस, कौन सा है, एनी बिजनेस, जो बंदा बिजनेस में वो 40 ले सकता है, बट
कंडीशन क्या है, उनका ग्रॉस रिसीट शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना चाहिए, 2 करोड़, पर इसका भी लिमिट 3 करोड़ हो गया बराबर। वो क्या बोलता है कि अगर उनका टोटल रिसीट बराबर वो कितना है 5% या उससे कम ही कैश में आया है, तो लिमिट कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अदरवाइज कितना आएगा, 2 करोड़। यानी बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आपको अज्यूम कितना करना, 2 कितना करना आपको, बट क्वेश्चन में आपको कैश का डिटेल दिया हुआ है तो आपको कितना अज्यूम करना है, 3 करोड़। आर वी क्लियर नॉट? यस सर। प्रिजम्पटिव इनकम क्या बोलता है कि सर टेंशन लेने का नहीं, सीधा सेल्स है उसका निकाल दो 8%, 6% या 8% बराबर, ऐड कर लो, जितना प्रॉफिट आया अगर आप उतना बताते हो तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस और नो? 8% कभी अप्लाई करना है जब आपको पैसा मिला है इन कैश, कहने मिला इन, वो भी ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ आरओए, फाइलिंग ऑफ। 6% कभी अप्लाई करना है जब पैसा मिला आपको अदर देन कैश, कभी मिला आपको अदर देन, कभी मिला आपको अदर देन कैश, वो भी कभी ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ आरओआई। 8% वापिस कभी अप्लाई करना है जब पैसा मिला है अदर देन कैश या कैश, वो भी कभी आफ्टर फाइलिंग ऑफ आरओ, आफ्टर फाइलिंग ऑफ। इन शॉर्ट रिटर्न फाइल करने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पर हमेशा कितना अप्लाई करेंगे हम लोग, 8%। कितना अप्लाई करेंगे हम लोग, समझाइए सर। एज पर 44 एडी मेरा प्रिजम्पटिव इनकम कितना आ रहा है, 9 लाख, कितना आ रहा है, बट मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, 6 लाख, कितना है, और मैं चाहता हूं कि मैं 6 लाख ही बताऊं बराबर, तो बेटा फिर आप चाहते हो 6 लाख बताना तो आपको फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर। बट मेरे को मेरे पास 9 लाख पड़ा है प्रिजम्पटिव प्रॉफिट, मैं चाहता हूं कि 12 लाख, कितना बताऊं मैं, बेटा क्या मेरे को बुक्स मेंटेन करना, तब तो आपको 44 एडी लगेगा, आपको कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अभी क्लियर नॉट? यस सर। उसके बाद में जैसे आप जिस साल 40 लेते हो ना, आपको 5 साल तक क्या लग जाता है, ब्लॉक, क्या लग जाता है, ब्लॉक। आपको 5 साल तक 40 फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर बीच में आपने 40 फॉलो नहीं किया तो आपको अगले 5 साल 40 मिलेगा नहीं। अभी क्लियर नॉट? यस सर। 44 विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग बिजनेसेस। और याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट का सेक्शन 30 से लेके 38 तक के जितने भी डिडक्शंस है डीम टू बी अलाउड, डीम टू बी यानी क्या, डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। क्यों, डेप्रीशिएशन कौन सेक्शन में आता है, 32 में आता है ना, डीम टू बी अलाउड है। एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं बेटा, एडिशनल भी सेक्शन 32 में आता है ना यार, तो वो नहीं करेंगे बराबर। उसके बाद में अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, अनएब्सॉर्ब नहीं करेंगे, वो भी 32 में आता है। बिजनेस का लॉस, बिजनेस अगर मेरा मेरा जैसे प्रिजम्पटिव प्रॉफिट 9 लाख, कितना आया, अब मेरे पास कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस का लॉस पड़ा है, क्या लेस कर सकते हैं? यस, क्योंकि वो सेक्शन 70 में आता है। इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 30 से लेके 38 तक के लेस नहीं करने। बाकी बेटा बिजनेस का लॉस कहां पे आता है, सेक्शन नंबर 70, 71 टू ना अपन इंट्रा इंटर बराबर, तो बिजनेस का लॉस अपन लेस कर सकते हैं। अरे यस और नो, समझा अपने को? पक्का? क्या डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, कैपिटल गेन भी 70 को उधर ही आता है। ये जो लॉस है ना, बट हाँ कैपिटल गेन जाता नहीं भीख मांगने, याद रखना, ठीक है, समझा ये? यस और नो, याद रहेगा? पक्का? श्योर? अरे श्योर, ध्यान रखना बराबर। हाँ बट इनको अलग से क्या बोला मालूम है, कि अगर आप कौन हो, पार्टनरशिप कौन हो आप, तो जो आपने पार्टनर्स को सैलरी रेमुनरेशन दिया है अंडर 40 अंडर 40, वो आप लेस कर नहीं सकते, लेस कर। अभी क्लियर नॉट? ये अलग से बोला बराबर, अदरवाइज अपन 40 लेस कर सकते थे बराबर, क्योंकि 40 बेटा 38 के पहले आता है कि बाद में आता है, तो वो लेस कर सकते, बट सेक्शन 70 ऑनवर्ड जो आते हैं सेटअप वाले, वो आप बिंदास लेस कर सकते बराबर। चलिए 40/80 नहीं मिलेगा फॉर दी, अगर आप कौन हो, फॉर एम एट सी लाइफ, एम एट बराबर, यानी आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो तो आपको 40/80 लेस होने को नहीं मिलेगा। पर्सन अर्निंग इन द नेचर इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, एनी एजेंसी बिजनेस, या फिर उसने डिडक्शन कहाँ पे क्लेम किया बेटा, सेक्शन 10 AA में क्लेम किया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AE, जो 44 AE में आएगा उनको बेटा अपन 44 AD नहीं देंगे, 44 AD। आर क्लियर नॉट? 44 AE बेटा किसकी बात करता है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन फॉर
यानी ये सेक्शन स्पेसिफिकली हमने किसके लिए बनाया है? बट वो ट्रांसपोर्ट अमीर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए? गरीब, जिनका टोटल ट्रक पूरे साल में एट लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू, तो वो क्या बोला, प्रेजम्पटिव इनकम विल बी हायर ऑफ, पहला जो ट्रक के हिसाब से निकालेंगे, दूसरा एक्चुअल इनकम विच एवर इज हायर। ट्रक में भी दो ट्रक होते हैं, एक होता है हैवी, दूसरा होता है अदर। हैवी किसको बोलते हैं? जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 से ज्यादा, 12,000 से। तो अगर हैवी व्हीकल है तो उन्होंने क्या बोला, 1,000 रुपया पर टन, 1,000 रुपया पर टन पर मंथ या पार्ट ऑफ दिन, बराबर, यस और नो। और अगर स्मॉल है तो 7,500 रुपया पर मंथ या पार्ट ऑफ दिन, बराबर। इन शॉर्ट अगर आपने एक दिन भी यूज किया तो भी आपको पूरे साल का 1,000 या 7,500 भरना पड़ेगा, बराबर। और एक्चुअल इनकम विच एवर इज हायर, विच एवर इज, तो मैंने ट्रक के हिसाब से निकाला, कितना है, 12 लाख, कितना है? एक्चुअल इनकम कितना था? 9 लाख, कितना था? मैंने 12 लाख लिया बेटा, हायर लिया कि लोअर लिया? कोई टेंशन नहीं है, आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं ये बोलता कि नहीं मैं तो 9 लाख ही लूंगा, तो बेटा आपने हायर लिया कि लोअर लिया? तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अभी क्लियर नॉट? यस सर, समझा आपने को? यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि सर जब मैं ट्रक परचेज करता हूं ना, वो टाइम से इनकम स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना, बराबर। यानी ट्रक पुट टू यूज करना कोई मतलब इधर नहीं है। पुट टू यूज बेटा एक ही जगह मतलब है, कौन सा? डेप्रीशिएशन। अभी गवर्नमेंट बेटा थोड़ी बोलेगी पुट टू यूज, उल्टा उसका इनकम कम हो जाएगा, यस और नो। वो क्या बोलती है, जब ट्रक परचेज किया वहां से तुमको प्रेजेंटली इनकम काउंट करना। आवे क्लियर नॉट? यस सर, वेरी गुड। यहाँ पे भी सेम ही है, सेक्शन 30 से लेके 38 तक के जितने भी खर्चे हैं डीम टू बी अलाउड, डीम टू बी एक्सेप्ट 40B। यहां पे क्या बोला कि सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, अगर आप पार्टनर को पे कर रहे हो तो ये खर्चा यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे क्या है अलाउड है, 44AD में ये नहीं था। अभी क्लियर नॉट? यस सर। तो यहाँ पे लिखा भी अलग तरह से मिला है। तो 44ADA प्रेजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ प्रोफेशन, इन केस ऑफ, तो बेटा वहां पे कितना बोला, 50, कितना बोला वहां पे? बट वहां पे लिमिट 75 लाख किया है, बराबर। अगर तुम्हारा इनकम कैश जैसे कितना है, अप टू 5%, अप टू कितना है? और याद रखना अगर तुम 75 से ज्यादा हो तो आपको फिर कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, यस और नो, समझा समझा? और हाँ, अगर आपका 50 लाख का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 50 लाख से ऊपर हो तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, यस और नो। 43 बेटा अपन ने ऑलमोस्ट कहां पे पढ़ लिया था, कैपिटल का अपना मानो 50C का क्या था सेक्शन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ इमेज प्रॉपर्टी बना, तो वो सेम कौन सा आपका 43C है। आर क्लियर नॉट? यस सर, एनी प्रॉब्लम?